हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज़ में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नाम आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है। जैसा कि मैं आपको बाकी सब प्रोसेस पढ़ाते हुए बता चुका कि हमारे सिलेबस में पहला प्रोसेस आता है प्लानिंग प्रोसेस, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, उसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है स्टाफिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। स्टाफिंग में वी हैव टू प्रोसेस, दो प्रोसेस है हमारे, एक है सिलेक्शन प्रोसेस और एक है स्टाफिंग प्रोसेस। करेक्ट। तो एक ये चैप्टर ही ऐसा है जिसके अंदर दो लॉन्ग क्वेश्चन वाले प्रोसेस हैं, एक स्टाफिंग प्रोसेस है और एक सिलेक्शन प्रोसेस है। दोनों ही प्रोसेस की लेक्चर्स आपको अलग अलग मिल जाएंगे, आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में एज सच डायरेक्टिंग प्रोसेस नहीं है, लेकिन उसके अंदर दो शॉर्ट क्वेश्चंस के प्रोसेस हैं, एक है कम्युनिकेशन प्रोसेस और दूसरा है उसके अंदर मोटिवेशन प्रोसेस। फिर सबसे लास्ट में हम आते हैं तो वहां पर है कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो सभी प्रोसेस की लेक्चर आपको अलग अलग मिल जाएंगे। तो जब भी आप अपनी स्टडीज स्टार्ट करें, रिवीजन करें, तो पहला दिन, फर्स्ट डे, डे वन में आप सारे प्रोसेस निपटा दीजिए। प्रोसेस कंप्लीट करते के साथ ही आपके लगभग 10 मार्क्स पक्के हैं। कोई भी एक प्रोसेस लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आएगा, एक शॉर्ट में जरूर आएगा और एक या दो क्वेश्चन एमसीक्यूज में जरूर आएंगे। क्लियर। तो चलिए आज हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। और सिलेक्शन प्रोसेस किसका पार्ट है, हमारे स्टाफिंग के चैप्टर का पार्ट है। तो हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं सिलेक्शन की। हम अपने यहाँ पर किसी कैंडिडेट को जब जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो उसका सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है। करेक्ट। तो चलिए आते हैं इसके एक बार स्टेप्स को हम शॉर्ट में देखते हैं कि हम कौन से स्टेप पढ़ेंगे। तो बेटा ये हमारी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे कि 8 स्टेप्स हैं टोटल एज पर द एनसीईआरटी। सारी क्लासेस एज पर द एनसीईआरटी और बिजनेस स्टडीज में तो आप ये मानकर चलिए कि पेपर के अंदर एक फुल स्टॉप भी ना बाहर से नहीं है, सब एनसीईआरटी से है। एक एक कीवर्ड, एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ, उसकी मार्किंग स्कीम भी और उसका क्वेश्चन पेपर भी। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग अकाउंट्स की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए नहीं बोलते आपको इतना, लेकिन बिजनेस स्टडीज में कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ट है। करेक्ट। बिजनेस स्टडीज की एनसीईआरटी बेस्ट है और पूरा पेपर उसी में से आता है। तो भाई पेपर जिस टेक्स्ट बुक में से आ रहा है वही टेक्स्ट बुक हमारे लिए बेस्ट है, तो एनसीईआरटी ही है सब कुछ इसमें। तो इसके अंदर हमारे 8 स्टेप्स होते हैं, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो 8 स्टेप्स हैं इसके अंदर। अब इनको एक एक करके हम समझते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है इसका नाम है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी एक वर्ड आया यहां पर, प्रिलिमिनरी। सर ये क्या होता है प्रिलिमिनरी, एक वर्ड आया, पहले इसको प्रोनाउंस कीजिए मेरे साथ ठीक से। प्रिलिमिनरी, प्रीलिमिनरी। तो प्रिलिमिनरी अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक। प्रारंभिक। थोड़ा सा आपकी और अपनी वाली लैंग्वेज में बोलूं तो शुरुआती। करेक्ट। तो इसका मतलब हो गया शुरुआती। स्क्रीनिंग का मतलब हो गया जांच। स्क्रीनिंग मतलब होता है जांच करना। तो ये हुआ कि हमने क्या करा, एक जॉब के लिए हमने लोगों को अपने यहाँ पर बुलाया और लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। करेक्ट। तो अभी हम कर रहे हैं शुरुआती जांच, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। कैसे, कभी पहले इंस्टेंस में ही मुझे पहली बार में जब वो लोग आएंगे तो हो सकता है कि जो मैंने जॉब इंटरव्यू निकाला है उसके लिए उनकी क्वालिफिकेशन ठीक नहीं है। भाई मेरे को अपने यहाँ पर एक अकाउंटेंट चाहिए, तो मैंने उसकी क्वालिफिकेशन रखी कि भाई अकाउंटेंट को 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड ही और शी शुड बी अ पोस्ट ग्रेजुएट, एम कॉम होना चाहिए वो। अब मेरे पास रिज्यूम आ रहे हैं लोगों के, लोग खुद आ रहे हैं, तो मुझे लगा भाई इस बंदे का मैंने रिज्यूम देखा, भाई मेरे को तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए,
इसको तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, नहीं भाई रिजेक्ट। दूसरा आया एमकॉम, नहीं मुझे तो एमकॉम चाहिए, इसने तो एमबीए करा हुआ है, तो नहीं भाई ये हमारे क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा, आउट। तो जो मिसफिट कैंडिडेट होते हैं, जो कैंडिडेट हमारे लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, हम उनको पहले ही राउंड में बाहर कर देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस एक फिल्ट्रेशन है, धीरे धीरे लोग कम होते जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प्स द मैनेजर इलिमिनेट, किसे इलिमिनेट कर रहे हैं हम, इलिमिनेट पता है आपको, सबको समझ में आता है, इलिमिनेट मतलब बाहर करना, अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स, करेक्ट। अब हो सकता है किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स हमें अच्छी नहीं लगी, किसी की बॉडी लैंग्वेज हमें अच्छी नहीं लगी, किसी का अपीयरेंस हमें सही नहीं लगा, ठीक। तो किसी भी क्राइटेरिया के बेस पर हम जो मिसफिट, जो लोग हमारे लिए ठीक नहीं है, उनको हम मना कर देते हैं, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको आ गई बात समझ में, भाई मैंने मांगा था 5 ईयर एक्सपीरियंस अलोंग विद दी एमकॉम, अब उन्होंने लिख दिया कि भाई 4 ईयर का एक्सपीरियंस है और एमबीए है, नहीं हमें नहीं चाहिए, करेक्ट। तो ये हमारा क्राइटेरिया कि हमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन, एज ग्रुप, एज क्राइटेरिया, ये सब चीजें, भाई हमें अपने यहाँ पर अकाउंटेंट चाहिए जिसकी एज 30 to 40 के बीच में हो। हमारे यहाँ पर कोई पर्सन अप्लाई कर देता है 45, तो हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आगे देखिए, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, इसके लिए या तो वो अपने जो रेज्यूमे में इंफॉर्मेशन दे, या जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखता है, या कभी कभी पहले ही लेवल पर एक इंटरव्यू भी हो जाता है जिसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। एक बार दोबारा भी होगा अभी आगे चलकर, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, शुरुआती इंटरव्यू, हेल्प्स रिजेक्ट मिसफिट फॉर रीजंस विच डिड नॉट अपीयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म। भाई कुछ चीजें हो सकता है कि एक पर्सन ने अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने रिज्यूमे में लिख दिया कि भाई ठीक है 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी है और एमकॉम भी है, लेकिन जब वो पर्सन मिलने आया तो हमने उससे शुरुआती एक छोटा सा इंटरव्यू ले लिया कि सर बताना जरा बैलेंस शीट में जो है एसेट्स और लाइबिलिटी साइड में कौन कौन सी आइटम आती हैं, और वो जवाब नहीं दे पाया। तो भाई बताओ, जो बंदा अकाउंटेंट की जॉब के लिए आया और वो एसेट लाइबिलिटी की बात ना कर पाए, या वो लाइबिलिटीज के टाइप ना बता पाए, या वो एसेट्स के टाइप ना बता पाए, तो आप उसको रिजेक्ट ही करोगे। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बोलते हैं इसको, करेक्ट, शुरुआती जांच। तो यहाँ हमारा टारगेट होता है कि जो लोग बिल्कुल ही मिसफिट हैं उन्हें हम बाहर कर दें। अच्छा दूसरी बात, अब अगला आता है सिलेक्शन टेस्ट। हमारे सिलेबस में सिलेक्शन टेस्ट इसका एक सब टॉपिक है, 5 टाइप के टेस्ट होते हैं, हम उनका टेस्ट करवाते हैं। बेटे टेस्ट का मतलब यहाँ कोई ब्लड टेस्ट वगैरह से नहीं है, कभी हम उनसे कोई पेन पेपर टेस्ट करा लेते हैं, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी रिटन टेस्ट होता है, कभी ओरल टेस्ट होता है, कभी काम करवा के देख लेते हैं, ठीक है। वो टेस्ट मैं भी आपको ये पूरा प्रोसेस पढ़ाने के बाद ये वाले स्टेप्स, ये वाला जो टेस्ट है ये मैं आपको अलग से ही कराऊंगा, क्योंकि उस पर एक अलग से भी क्वेश्चन आता है, तो उसको मैं बीच में नहीं डाल रहा हूँ, मैं उसको अलग से कराऊंगा अभी। तो फिर एक बार आपको बता देता हूँ कि एक एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज अ मैकेनिज्म, ये कोई पेन पेपर टेस्ट भी हो सकता है, कोई एक्सरसाइज भी हो सकती है जो हम उनसे करवा के देख रहे हैं, दैट अटेम्प्ट टू मेजर सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। वो उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स को चेक करने के लिए कि वो कितना इंटेलिजेंट है, उसे उसका काम कितने अच्छे तरीके से आता है, तो ये सब चेक करने के लिए। These characteristics range from aptitude such as manual dexterity और intelligence to the personality। कुछ भी हो सकता है कि एक पर्सन कितना हार्ड वर्किंग है, एक पर्सन को अपना काम कितने अच्छे से आता है, एक पर्सन का एटीट्यूड कैसा है, एक पर्सन शॉर्ट टेम्पर्ड तो नहीं है। तो ऐसी बातें चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट कराते हैं। और ये टेस्ट 5 टाइप्स के होते हैं, जो कि मैं आपको इस प्रोसेस के लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, और वो अलग से ही एक हमारा 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी है। तो इसीलिए इसमें हम दो चीजें कर रहे हैं एक साथ, एक तो हम सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, साथ में सिलेक्शन टेस्ट भी कर रहे हैं। अब आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू आप समझते हैं, आप कहीं पर जाएंगे जॉब के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाएंगे, अब सामने उनकी एक टीम बैठी होगी, वो टीम आपसे क्वेश्चन करेगी। तो इंटरव्यू पर आते हैं। इंटरव्यू इज अ फॉर्मल, करेक्ट, यानी कि उनकी एक पूरा ग्रुप बैठा होगा या 2-3 लोग बैठे होंगे।
इन डेप्थ कन्वर्सेशन, इन डेप्थ गहराई में पूछते हैं आपसे कि हाँ जी 10th क्लास आपने कहाँ से की थी, 12th आपने कहाँ से की थी, आपने अगर सीए कंप्लीट करा तो कहाँ से की है। तो बहुत सारी बातें, वो इंटरव्यू, देखो जब आप और मैं आपस में बातें कर रहे हैं तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि मैं आपसे क्या पूछूं। कभी कभी मैं आपसे पर्सनल बातें भी पूछता हूँ, कभी कभी आपकी प्रोफेशनल बातें भी पूछता हूँ। कंडक्टेड टू इवेल्युएट द एप्लीकेंट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। यहाँ पर मेन ये होता है, देखो कई लोग ये सोचते हैं कि हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, हमें बहुत इंटेलिजेंट बनकर दिखाना है। नहीं, बिल्कुल गलत। बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग, बहुत ज्यादा ओवर बोलने वाले, बहुत ज्यादा बात करने वाले, जबरदस्ती की बात करने वाले, उन लोगों को भी मिसफिट माना जाता है। आपसे जितनी बात पूछी जाए, आपको इंटरव्यू में ये प्रूव करना होता है कि भाई मैं आपके लिए एक अच्छा रिसोर्स हूँ, मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा करूंगा। और झूठ बोलने से और बड़ी चढ़ी बातें करने से बचना चाहिए, क्योंकि अभी तो आप झूठ सच बोल के नौकरी पालोगे, अगर नहीं पकड़ी गई आपका झूठ सच तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी में उसको प्रूव कैसे करोगे। करेक्ट। उसके बाद आता है द रोल ऑफ इंटरव्यूअर इज टू सीक इंफॉर्मेशन। इंटरव्यूअर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन मांगते हैं आपसे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं आप में से। एंड दैट ऑफ द इंटरव्यू इज टू प्रोवाइड। इंटरव्यू से वो इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, इंटरव्यूअर को वो इंफॉर्मेशन मिलती है। दो इन प्रेजेंट टाइम, आजकल के टाइम में इंटरव्यू, मान लो मैं इंटरव्यू देने गया तो मैं भी सामने वाले पर्सन से कुछ बातें पूछ सकता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं उनका इंटरव्यू ले सकता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कोई क्वेश्चन, उल्टा मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि सर हाँ अब एक क्वेश्चन का जवाब आप दो। ऐसे नहीं, उनकी कंपनी के बारे में, उनकी पॉलिसीज के बारे में, कि सर आपके यहाँ सैलरी स्ट्रक्चर जो है कैसा है, आप कैसे पे करते हैं सैलरी, आप प्रोविडेंट फंड कट करते हैं सैलरी से या नहीं करते, आपके यहाँ पर लीव एनकैशमेंट कितना होता है। ऑल दो आजकल कंपनी ये सारी डिटेल्स जो है अपनी वेबसाइट वगैरह पे दे देती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे कोई बात पूछनी है तो आप भी पूछ सकते हैं। तो ये होता है हमारा थर्ड स्टेप, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। करेक्ट। तो पहले हमने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करी, कुछ लोगों को बाहर कर दिया। फिर कुछ लोगों को हम नेक्स्ट स्टेप में लेकर आए, वहां पर हमने उनका टेस्ट कराया। टेस्ट में से कुछ लोग पास, कुछ लोग फेल। जो पास हो गए वो अगले स्टेप में आ गए, उनका हमने क्या लिया, इंटरव्यू लिया। उसके बाद हम चेक करते हैं रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। ध्यान से सुनिएगा, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। रेफरेंस समझते हैं, रेफरेंस का मतलब एक तो आप किसके थ्रू आए हैं, कहां से आए हैं। फिर बैकग्राउंड चेक। बैकग्राउंड चेक का मतलब कि आप अपने रेज्यूमे में जितनी बातें कह रहे हैं उतनी बातें ठीक भी हैं या नहीं है। आप कह रहे हैं कि भाई साहब मैं आपकी कंपनी से पहले सो एंड सो कंपनी में काम करता था, इज इट ट्रू। तो कंपनी क्या करती है, फिर उस रेफरेंस और बैकग्राउंड को चेक करती है। क्लियर। एक बार मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा था, तो हमारे पास एक कैंडिडेट आए, काफी साल पहले की बात है, लगभग 10 से 11 साल पहले की बात है। और इंग्लिश टीचर के लिए उन्होंने अप्लाई करा था। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई कि मैं वहाँ गया था अब्रॉड, ये करा था वो करा था, तो मैंने ये अटेंड करा वो अटेंड करा। तो मुझे कहीं उनकी कुछ बातों में थोड़ा सा गड़बड़ लगी। तो अब मुझे लगा कि भाई इन चीज़ों को मैं इन सब चीज़ों को मैं चेक कैसे करूँ कि वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ गया था, उस कंट्री में गया था, वहाँ ये करा वहाँ वो करा। तो मैंने सिंपली, मेरा दिमाग उस टाइम थोड़ा सा काम करा, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप जो बातें कह रहे हैं ठीक है। तो एक तो आप जहाँ जहाँ आप गए थे, आप मुझे वहाँ से आपको कोई अगर सर्टिफिकेशन वगैरह मिला हो तो आप वो मुझे सबमिट करिएगा। अदरवाइज आप एक काम करिएगा कि आप मुझे जो है अपने पासपोर्ट की कॉपी जमा कर दीजिएगा। करेक्ट। आप अपने, क्योंकि पासपोर्ट पे कहीं ना कहीं स्टैंपिंग तो होगी कि वो कब कौन सी कंट्री में गए। तो मैंने उनसे ये पूछ लिया। करेक्ट। तो फिर उसके बाद उन्होंने, अब क्योंकि इन चीज़ों को प्रूव करने का यही तरीका है, तो उनके बाद उन्होंने अपनी वो चीज़ें सबमिट करी। तो हमें पता लगा हाँ भाई ये जो बात कह रहे हैं, जो अपने बारे में क्लेम कर रहे हैं, ये बातें ठीक हैं किसी हद तक। ठीक है। तो इस तरीके से वो आपसे कुछ भी ले सकते हैं, आगे पूछ सकते हैं। अब आगे और देखिएगा कि आपके बारे में, आपका बैकग्राउंड चेक करने के लिए प्रीवियस एम्प्लॉयज से पूछा जा सकता है। भाई आपके बारे में, जहां आप पहले काम करते थे, आपके नोन पर्सन से पूछा जा सकता है, आपके टीचर्स से पूछा जा सकता है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पूछा जा सकता है आपके बारे में। जब आप क्लास 12th क्लियर कर लेंगे तो आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। तो करेक्टर सर्टिफिकेट इसी बात का प्रूफ होता है कि भाई आपका करेक्टर क्लास 12 तक अच्छा था। तो एक तरीके से वो एक रेफरेंस एंड बैकग्राउंड में यूज होने वाला
एक जो है एक डॉक्यूमेंट है। जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो आप कॉलेज से गए होंगे, तो कभी कभी आपके कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते हैं उनका भी नंबर वगैरह आपसे मांग लिया जाता है, उनकी ईमेल आईडी मांग ली जाती है और कंपनी उनको मेल करके पूछती है कि भाई इस बच्चे के बारे में आप हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन दीजिए, तो उनसे भी बना के रखनी है थोड़ी। नेक्स्ट आते हैं सिलेक्शन डिसीजन पर। अब हमने यहाँ तक भी और लोगों को, अब हो सकता है बैकग्राउंड भी कुछ लोगों का ठीक ना निकला हो, हमने उनको बाहर कर दिया। अगला स्टेप आता है हमारा सिलेक्शन डिसीजन। यहाँ पर हम पर्सन को सेलेक्ट करते हैं। अब आप सोचकर देखिए कि आप किसको सिलेक्ट करेंगे। हम उस पर्सन को सिलेक्ट नहीं करते जो बहुत इंटेलिजेंट है। दोबारा मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को सिलेक्ट नहीं करा जाता। सिलेक्ट उनको करा जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट का काम करें, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रिसोर्स का काम करें, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल हो वो। कभी कभी कम क्वालिफाइड लोगों को भी रख लिया जाता है ओवर दी ओवर क्वालिफाइड पीपल। करेक्ट, क्योंकि हो सकता है कि इंटरव्यूअर व्यूअर को ये लगाओ कि यार ये बंदा क्वालिफाइड तो बहुत है लेकिन इसमें एटीट्यूड इश्यू है, तो नहीं, इसके साथ हमारी बात नहीं बनेगी। ये बंदा नॉलेज में थोड़ा कम है, एजुकेशन इसकी उससे 2-3 डिग्री कम है, लेकिन ये बंदा थोड़ा फ्लेक्सिबल है, ये हमारे आराम से काम हमारे साथ कर सकता है। तो ये होता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू। तो फाइनल डिसीजन हैज टू बी मेड फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स हु पास द टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक। द व्यू ऑफ द कंसर्न मैनेजर विल बी जर्नली कंसीडर्ड। अब इसका मतलब समझ लीजिए आप एक बार, व्यू ऑफ द कंसर्न मैनेजर। आप सोचकर बताइए, अगर मैं किसी पर्सन को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंट कर रहा हूं तो मुझे प्रोडक्शन मैनेजर से एक बार पूछ लेना चाहिए। अगर मैं फिनेंस के लिए अपॉइंट कर रहा हूं तो मुझे फिनेंस मैनेजर से एक बार बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, जनरली कंसीडर्ड इन द फाइनल सिलेक्शन बिकॉज इट इज शी और ही हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। क्लियर होती है बात? तो यहां पर हम अपने लिए क्या सेलेक्ट करते हैं? सुटेबल कैंडिडेट। सुटेबल, नॉट बेस्ट। करेक्ट। तो बेस्ट फिलहाल वही होता है, ओवर क्वालिफाइड लोग क्योंकि हम बात नहीं कर रहे हैं। फिर अगला स्टेप आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर हम उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं। बेटे मेडिकल एग्जामिनेशन का पर्पस देखो ये नहीं है कि मुझे उनसे कोई फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा कराना, लेकिन वेन एवर अ पर्सन इज कमिंग टू अवर कंपनी, हमें एटलीस्ट उसकी बेसिक मेडिकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, उसको कुछ हो जाता है, वो अनकॉन्शियस हो गया, उसको कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर किसी को सपोज करिए बीपी की या डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। सिंपल बात है, कंपनी को मालूम होना चाहिए कि आपको ये इशू है। करेक्ट। तो ये आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और बहुत सी जगह तो आपने सुना होगा जैसे आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, वहां पर तो मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बिना कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वहां पर लोग फिजिकली उन्हें बहुत फिट चाहिए। और मेडिकल एग्जामिनेशन इज नॉट जस्ट फॉर द फिजिकल फिटनेस, इट इज ऑल्सो फॉर द मेंटल फिटनेस। क्लियर? तो चलते हैं आगे। मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर द सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन के बाद एंड बिफोर द जॉब ऑफर इज मेड, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो मेडिकल फिटनेस टेस्ट। तो आजकल ऐसा होता है कि आप बाहर से अपना टेस्ट करा लेते हैं और रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं, और किसी किसी कंपनी में क्या होता है, उनका खुद का ही डॉक्टर्स वगैरह का पैनल होता है, वही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद आपको दिया जाता है, जब आप जॉब उसके अंदर ठीक ठाक आप पाए जाते हैं तो आपको दिया जाता है जॉब ऑफर। जॉब ऑफर में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। वैसे आजकल तो थोड़ा अलग होता है मामला, वेबसाइट पे आपको पहले ही सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि इतनी सैलरी होगी, ये होगा, वो होगा, सब आपको पहले ही बता दिया जाता है। द नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस is the job offer to those applicants who have passed all the previous hurdles। जिन्होंने, hurdles का मतलब होता है रुकावट, उन्होंने सारे स्टेप क्वालिफाई कर लिए हैं। जॉब ऑफर इज मेड थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और आपको ये उसकी कंफर्मेशन देनी होती है कि हाँ ठीक है भाई साहब, मैं आपकी इन टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए एग्री हूँ। कभी कभी ये टर्म्स एंड कंडीशन नेगोशिएबल भी होती हैं। ठीक है, मतलब आप नहीं नहीं जी मुझे आपकी ये टर्म नहीं सही लग रही, मैं इस टर्म पे तो काम नहीं करूंगा, ये टर्म एंड कंडीशन मान लीजिए वो उसके अंदर लिख देगी आप अगर जॉब ज्वाइन करेंगे तो आपको 5 ईयर का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि 5 साल से पहले आप जॉब नहीं छोड़ सकते। तो आपको ये मंजूर नहीं है तो आप कहोगे जी बाकी सब तो देखो ठीक है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो क्लॉज है, ये मुझे मंजूर नहीं है। करेक्ट।
आगे देखिए, सच अ लेटर जर्नली कंटेन डेट बाय विच द अपॉइंटी मस्ट रिपोर्ट ऑन ड्यूटी, द अपॉइंटी मस्ट बी गिवन रीजनेबल टाइम फॉर रिपोर्टिंग। क्लियर? ऐसा नहीं कि आज उसका इंटरव्यू और कल आप उसको कह रहे हैं कि भाई कल से जॉब पे आ जाओ। हो सकता है उसे दूसरी जगह से भी जॉब लीव करनी है, वहां पर नोटिस देना है, या अगर उसको माइग्रेट होना है एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो उसको अपना अकोमोडेशन का बाकी चीज़ों का अरेंजमेंट करना है, तो एक रीजनेबल टाइम उसको देना चाहिए। सबसे लास्ट में आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जो भी हमारे बीच में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती हैं उनका क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बन जाता है। उस पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों अपने साइन करते हैं और अब बंदा जॉब पर रख लिया गया। आफ्टर द जॉब ऑफर हैज बीन मेड एंड कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, certain document need to be executed by the employer and the candidate. One such documentation is attestation form. बेटे attestation form का मतलब होता है बस उस पर साइन कर देना। जो टर्म्स एंड कंडीशन हमने डिसाइड करी हैं दोनों लोग उसको अटेस्ट कर देते हैं, साइन कर देते हैं। The form contains certain vital details about the candidate which are authenticated and attested by him or her. और साथ ही साथ हो सकता है कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या कराने पड़े, वेरीफाई कराने पड़े। आप कह रहे हो मेरी क्लास 12th में 90% मार्क्स थे, तो नाउ यू हैव टू सबमिट दी डॉक्यूमेंट। अब आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई होंगे, उनको अटेस्ट करा जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अटेस्टेशन फॉर्म विल बी वैलिड रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। क्लियर? आती है यहाँ तक की भाषा में? तो ये हमारे 8 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए और ये होता है हमारा सिलेक्शन डिसीजन। लेकिन बेटा मैंने अभी पीछे बोला था कि हम अभी लोगों को सेलेक्ट करने के लिए टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट लेंगे और सेकंड स्टेप में, और वो टेस्ट कितने टाइप के होंगे तो देखिएगा यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टेस्ट यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। और वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको 100% क्वेश्चन मिलना है। अब ये नहीं पता मुझे कि आपको 1 मार्क का क्वेश्चन मिलना है या आपको 3 मार्क का क्वेश्चन मिलना है, लेकिन क्वेश्चन 100% मिलना है। क्लियर है? आप एग्जाम देकर आना और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इस पे क्वेश्चन आया या नहीं आया। नहीं आया तो मैं सॉरी बोल दूंगा, और आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आपके मार्क्स आ गए। ठीक है? वैसे आएगा, 99% उम्मीद है मुझे आएगा इस पे क्वेश्चन। तो अब आता है सबसे पहला हमारा टेस्ट होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं ये क्या होता है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, दिमाग से संबंधित है। यूज टू मेजर द लेवल ऑफ IQ। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट। करेक्ट? कि कोई व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है। तो IQ टेस्ट होते हैं, जैसे उससे कोई रीजनिंग का क्वेश्चन करा लिया, उससे कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी। अब ये जो है ये इसका क्रक्स वर्ड है। जब आपसे पूछे कि लर्निंग एबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो वो होता है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट। जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो चीजें जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। आपकी क्लास में इंटेलिजेंट किसको कहा जाता है? उसी को कहा जाता है कि टीचर एक बार में ही पढ़ाए, उसको एक बार में समझ में आ जाए, वो इंटेलिजेंट हो गया। करेक्ट? तो ये हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, और द एबिलिटी टू मेक द डिसीजन। और ऐसा माना जाता है कि जो पर्सन की लर्निंग एबिलिटी अच्छी होती है उसके डिसीजन और जजमेंट्स भी ज्यादा अच्छे होते हैं। एक तरीके से ये मान लो उसके दिमाग का जो प्रोसेसर है वो थोड़ा तेज काम कर रहा होता है, तो जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग करता है वो हर चीज की। क्लियर है? आई होप ये कीवर्ड है, बस इनको ध्यान रख लेना, बाकी तो संभाल लोगे आप। जब ये वर्ड आए, लर्निंग एबिलिटी, डिसीजन लेने के लिए, जजमेंट करने के लिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन सा है, तो कौन सा है? इंटेलिजेंस टेस्ट। अगले टेस्ट पर आते हैं। अगला टेस्ट आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए जी, ये टेस्ट होता है, ध्यान से सुनना, न्यू स्किल्स। अगर किसी का एप्टीट्यूड हाई है, करेक्ट, तो वो नई चीजें बहुत जल्दी से सीख लेगा। यूजुअली क्या होता है, एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं हमारी एज के साथ वैरी करता है। कुछ एक्सेप्शनल चीजों को छोड़ दे तो नॉर्मली जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा एप्टीट्यूड कम हो जाता है, हम नई चीजें मुश्किल से सीख पाते हैं। आप अपने घर में अपने दादा दादी नाना नानी को आप कोई टेक्नोलॉजी वाली चीज सिखाओ, उनको बहुत देर लगेगी। आप उनको ड्राइव करना सिखाने की कोशिश करो, बहुत देर लगेगी।
लेकिन अगर आप किसी यंग पर्सन को सिखाने की कोशिश करोगे वो बहुत जल्दी सीख जाएगा। तो एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा एज के साथ भी वेरी करता है, ठीक। द इट इंडिकेट द पर्सन कैपेसिटी टू डेवलप, कि भाई अब जो पर्सन ये सोचते हैं कि भाई नहीं हमें नहीं सीखना भाई कुछ भी, हम तो ऐसे ही ठीक हैं, दैट मीन्स उनकी एबिलिटी, उनका जो एप्टीट्यूड है वो कैसा थोड़ा सा कम है, करेक्ट। और जो लोग हमेशा न्यू लर्निंग को, न्यू चीजों को एडमिट करते हैं, वेलकम करते हैं, उनका एप्टीट्यूड हमेशा कैसा रहता है, ज्यादा रहता है। तो जब वो न्यू स्किल्स की बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट, लर्निंग एबिलिटी की बात करें तो आईक्यू टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। उसके बाद आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। बेटा पर्सनैलिटी टेस्ट आता है हमारी इमोशंस पर। इमोशंस, जरूरत से ज्यादा गुस्सा करना, ठीक है, बिना मतलब हंसते रहना, अपने ऊपर कंट्रोल ना होना, ठीक, इधर की बात उधर करना, ये सब हमारे इमोशंस हैं। जरूरत से ज्यादा गुस्सा करना, जरूरत से ज्यादा लड़ाई करना, कुछ भी ठीक नहीं होता। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कुछ ऐसी बातें आपसे पूछी जाती हैं जिससे कि उन्हें आपकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगता है कि ये बंदा कैसा है, ये बंदा पॉजिटिव है अपनी लाइफ को लेकर, नेगेटिव है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, जॉली नेचर है इसका, ठीक है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट प्रोवाइड क्लूज, क्लू देता, थोड़ा सा सबूत देता है, थोड़े से इशारे देता है एक पर्सन के इमोशन का, उसके रिएक्शन का, मेच्योरिटी का, वैल्यू सिस्टम का, उसकी वैल्यूज कैसी हैं, करेक्ट। तो इसे हम कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। दीज टेस्ट प्रूव द ओवरऑल पर्सनैलिटी, हेंस दीज आर डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट। किसी की पर्सनैलिटी को चेक करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि लोग अपने आप को बहुत तेजी से कवर अप कर लेते हैं। मन में कुछ होगा, दिखाएंगे कुछ, क्लियर। तो किसी की पर्सनैलिटी को इतनी आसानी से जज करना बहुत ही मुश्किल है कि हम किसी से एक बार मीटिंग करें और हमें उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाए। इसके लिए द एम्प्लॉयर शुड हायर वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठे, जिन्हें लाइफ का नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, वो बंदे को देखकर, उसकी हरकतों को देखकर पहचान सके कि इस बंदे की पर्सनालिटी कैसी है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेड टेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है और बहुत अच्छा टेस्ट है, और ये होता ही होता है हर जगह। इसका मतलब है एग्जिस्टिंग स्किल्स। भाई जो हमारा काम है, जिस मेन काम के लिए हम गए हैं, वो हमें आता है या नहीं आता। मान लीजिए मैं कहीं पर एक टीचिंग का इंटरव्यू देने के लिए जाऊं और वो मुझे बोले कि सर आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ानी है। मैंने कहा जी देखो बाकी तो सब बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे बीएसटी नहीं आती। अरे भाई मैं बीएसटी के काम, बिजनेस स्टडीज ही पढ़ाने आया हूँ, और मुझे बिजनेस स्टडीज ही ना आती हो, तो भाई फिर मैं कैसे बनूंगा बिजनेस स्टडीज का टीचर। आप जिस काम के लिए गए हैं, आपको उस जॉब को करना आता है अच्छे से या नहीं आता, दैट इज कॉल्ड ट्रेड टेस्ट। तो आपके अंदर एग्जिस्टिंग कौन सी स्किल्स हैं, दे मेजर द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशंस एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, क्लियर। The difference between the aptitude and the trade test is the test that the former measure the potential to acquire skills। भाई एप्टीट्यूड टेस्ट ये बताता है कि हम नई स्किल सीख सकते हैं या नहीं, और ट्रेड टेस्ट ये बताता है कि हमारे अंदर फिलहाल कौन सी स्किल्स हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए कि अगर कोई पर्सन कहीं पर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए आए, तो उसको एक्सेल आना चाहिए, उसको टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी की, इंग्लिश की। अब अगर एक पर्सन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया है, उसको कहीं सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब मिल रही है, तो उसको लैंग्वेजेस आनी चाहिए अलग अलग, करेक्ट, जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट टेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी मेन एक्टिविटी होती है उसके अलावा भी हमारा किसी और चीज में जो है इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे लोगों का रीडिंग बुक्स हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकता है। तो ये हमारा इंटरेस्ट टेस्ट होता है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा प्रोफेशन कुछ और होता है, लेकिन उसके अलावा भी हमें किसी और चीज में इंटरेस्ट होता है। तो पढ़िए, एवरी इंडिविजुअल हैज अ फैसिनेशन फॉर सम जॉब। फैसिनेशन का मतलब समझते हैं ना, फैसिनेशन का मतलब जुनून, एक पैशन होता है उसके अंदर किसी और चीज के लिए भी, फॉर सम जॉब देन दी अदर। इंटरेस्ट टेस्ट आर यूज टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट। इसीलिए आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि जो आपका पैशन हो उसी को प्रोफेशन बना लीजिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कंपनीज यही तो चेक करने बैठती हैं। भाई आप जैसे तैसे करके डॉक्टर बन गए, लेकिन आपका वो
पैशन नहीं है आपका डॉक्टर का, कि आपको वो मजा नहीं आता, आप करना कुछ और चाहते हैं, आप बनना चाहते थे सिंगर, पापा ने जबरदस्ती नीट का एग्जाम दिलवा दिया, ऐसे ही आप बनना तो चाहते थे कुछ और, आपके पापा ने जबरदस्ती आपको सीए करा दी, फिर आपको मन नहीं लग रहा काम करने में, तो ये हमारा शो करता है इंटरेस्ट है। सब जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है हम उसको अच्छे से कर कैसे पाएंगे। क्लियर है, आती है यहाँ तक की बात समझ में। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा एक तो सिलेक्शन टेस्ट और एक हमने पढ़ा सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस का ही एक स्टेप है सिलेक्शन टेस्ट, और सिलेक्शन टेस्ट 5 टाइप्स के होते हैं। तो आज हमने 2 टॉपिक करे हैं। एक टॉपिक पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसेस 6 मार्क्स की वेटेज का होता है, और हमारा जो टेस्ट हैं ये हमारे 3 to 4 मार्क्स की वेटेज में भी आते हैं। ठीक है जी, तो आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। तो जरा एक बार सामने फटाफट से ध्यान देंगे, हमने जो स्टार्टिंग में पॉइंट्स लिखे एक बार उसको चेक करेंगे कि हमने वो सब कवर कर दिए, तो बस आपका आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आपकी क्लास आपकी आज की ओवर हो जाएगी। देखिए, तो यहाँ पर आपको 8 स्टेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, जो अनफिट लोग हैं, जो हमें लग नहीं रहा कि हमारे लिए क्वालिफाइड है, बाहर कर दो। फिर उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट लो। सिलेक्शन टेस्ट 5 टाइप के होते हैं। जो टेस्ट पास करेगा उसका इंटरव्यू ले लो। इंटरव्यू क्या है, फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन है। फिर उसके रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करो कि वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है नहीं। फिर आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट किसको करो, जो आपके लिए सुटेबल हो, जो आपके लिए प्रोडक्टिव हो, जो आपको बेनिफिट दे। फिर उन सेलेक्टेड लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन करा लो, उसमें भी जो पास आउट हो जाए उनको आगे भेज दो, उन्हें जॉब ऑफर दो। फिर उन्हें जॉब ऑफर दो, उनमें से भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपके जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करे या नहीं करे। फिर क्या करो, उसी जॉब ऑफर के बेस पर क्या बना दो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये स्टेप्स हमारे एज पर द एनसीईआरटी हैं, इनमें कोई चेंज मैंने नहीं करा है, ना तो लैंग्वेज में और ना ही इन हेडिंग्स में। तो हमें स्ट्रिक्टली एज पर द एनसीईआरटी पढ़ना है, हमें कुछ और नहीं पढ़ना है, इन्हीं को पढ़ना है। अगर सपोज करिए एग्जाम में केस स्टडी आती है, तो भाई इनमें से किसी पॉइंट पर केस स्टडी आ जाएगी, कभी उसके बाद पहले के 2 पॉइंट पूछ लेता है, कभी उसके बाद के 2 पॉइंट पूछ लेता है, ये होता है बस। क्लियर है, आती है बात समझ में। स्टाफिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, दोनों ही स्टाफिंग के चैप्टर के अंदर आते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। क्लासेस को ठीक से करते रहिए, जितनी भी मेरी क्लासेस हैं वो 15 डेज में आपको कर लेनी है। 15 डेज में आप अपना अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी ही एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक करा दूं बोर्ड एग्जाम से पहले पहले। लेकिन अगर कुछ रह भी गया तो रहेगा वो जो या तो बहुत कम आता है या बहुत कम मार्क्स की वेटेज का आता है। मेनली जो हमारे लॉन्ग टॉपिक आते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो टॉपिक फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो मैं आपको पहले करा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मेहनत से पढ़ते रहिए। अगर क्लासेस अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन क्लासेस को शेयर कीजिए। थैंक यू।